जय हिंद भैया, आप सभी को शुरू करते हैं साइंस की एमसीक्यू की क्लास, जिसमें आपके 40 या 45 एमसीक्यू रहने वाले हैं। और ये एक रिवीजन क्लास है आपका। जितना आज तक सिलेबस करवाया गया है उसके ऊपर भी आपके कुछ क्वेश्चन नए ऐड किए गए हैं, बाकी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अपनी आपने आज तक जो तैयारी की है उसको अपनी साथ साथ में जांचते चलें, और जो चीज जिसको समझ में नहीं आ रखी, ठीक है, वो अपना समझते भी चलें। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि के उदाहरण है। तो राशियां होती हैं दो प्रकार की, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। अब आपको यहां पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सी इनमें से सदिश और कौन सी अदिश, और उसके बिहाफ पे आपने ये जो चार ऑप्शन नीचे इंक्लूड किए हुए हैं इनमें से जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो देखिएगा, क्या ये जो पहला जो लिखा हुआ है द्रव्यमान, क्या ये एक अदिश राशि है? तो इसका मतलब ये एक अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि बोला जाता है। अदिश राशि किसको बोला जाता है? जो सिर्फ परिणाम रखती हो, जिसकी एक वैल्यू हो और कुछ भी ना हो, वो अदिश राशि होती है। और सदिश कौन सी होती है? जिसकी परिणाम के साथ साथ क्या एक है दिशा भी हो, वो क्या होती है? अदिश राशि है। जिसको नहीं पता वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर तापमान, ये भी क्या है कि अदिश राशि है, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद में विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है कि सदिश राशि है। और फिर लास्ट बचता है विद्युत प्रवाह, ये भी क्या है कि अदिश राशि है। तो इसमें से ऑप्शन 1, 2 और 4 क्या है? ठीक है। 1, 2 और 4 क्या है? ठीक है, अदिश है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? ऑप्शन सी। ओनली 1, 2 एंड 4 जो है ऑप्शन आर है, जो आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं या अदिश राशि है, उसमें से आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रकाश की इकाई क्या है? प्रकाश की इकाई क्या है? तो यहां पर ऑप्शन ए में है समय, बी में है तापमान, सी में है डिस्टेंस, डी में है प्रकाश। तो इसमें से जो समय का मात्रक है वो क्या रहेगा? तो समय का मात्रक क्या रहेगा भाई? प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का। तो ऑप्शन बिल्कुल सी क्या रहेगा आपका? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना? तो दूरी का मात्रक है। उसके बाद आप लोगों को ये वैल्यू भी याद रखनी है कि 1 लाइट ईयर क्या होता है? एक डिस्टेंस होती है जो किसके द्वारा ट्रेवल की जाती है? प्रकाश के द्वारा। और किस में? एक समय में। ठीक है ना? एक दिए गए एक निश्चित वर्ष में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है 1 लाइट ईयर जो वैल्यू है वो कितनी है? 9.46 इंटू 10⁻15 तो आ जाए तो मीटर, और वरना 9.46 इंटू 10⁻12 आ जाएगा तो क्या लगेगा? किलोमीटर। ये 1 लाइट ईयर के इज इक्वल टू है भाई। ठीक है ना? ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए हुए हैं। नंबर 1, पहला तो जो है 2 कथन दिए हुए हैं और उसके बिहाफ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला यह है कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्या यह बात सही है? सही है। उसके बाद में एक पारसेक का मान 3 इंटू 08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। क्या यह बात भी सही है? एक पारसेक की वैल्यू इतनी होती है। अरे भाई, एक पारसेक की वैल्यू इतनी होती है क्या? एक पारसेक अगर हम मीटर की बात मानेंगे, ठीक है ना, तो देखिएगा क्या होता है? 3.26 क्या होता है? प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है। ठीक है ना? और ये 2.326 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 के बराबर होता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 से तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही आनी है। तो यानी कि ये पारसेक का मान नहीं हो सकता। तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। केवल एक ही कथन सही है। तो कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? खुद आप देख भी लीजिएगा इसका मात्रक क्या है, इसका बताइएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योतिफ्लेक्स का। तो ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक रहेगा? ज्योतिफ्लेक्स। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ज्योतिफ्लेक्स जो है वो ल्यूमेन का मात्रक है। क्लियर है भाई? उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब से शुरू की गई है? तो 1971 से। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब से स्टार्ट है? 1971 से। और ये भूलना नहीं है भाई। ठीक है ना? आलोक, कंफ्यूजन रहती है ना? है तो कवर कर लेना इसको। अगला भाई देखिए क्या है,
एसआई पद्धति के अंतर्गत कितने मात्रक होते हैं? मूल 7 मात्रक होते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मूल मात्रक कितने हैं, तो 2 4 6 7, तो कितने हैं भाई? 7। और 2 इसमें क्या है? संपूरक मात्रक है, ठीक है ना। अभी आगे क्या है? 7 मूल मात्रकों में पदार्थों की मात्रा के लिए मोल को कब ऐड किया गया है? 1971 में। 7वां मात्रक जो मोल है पदार्थ के, अगर सब्सटेंस का परिणाम मापना है तो वो मोल में मापते हैं। वो कब से लागू है? 1971 से। तब से अभी तक यह मात्रकों की संख्या में 7 हो गई है। पहले कितने थे? 6 हो गए थे 1971 से पहले। तो ये मूल मात्रक आपके 7 कौन कौन से हैं? दोबारा से देखिएगा। लंबाई, लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या रहेगा? मीटर। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या रहेगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम। उसके बाद विद्युत धारा, एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? एम्पियर है। समय, सेकंड। समय का सही मात्रक है सेकंड है। टेम्परेचर, केल्विन। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन है। ज्योति तीव्रता, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, मोल। पदार्थ की मात्रा कब मापी जाती है और कब से लागू है ये? 1971 से। और एसआई मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कब से है? 1971 से। तो ये आपका ऑप्शन इस प्रकार थे भाई। अगला देखिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था का एसआई मात्रक क्या रहेगा भाई? देखिएगा भाई, ये बल का है, ये बल का है, और ये जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग प्रत्यास्था का अगर आ जाए, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर है यंग प्रत्यास्था का गुणांक जो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ नए क्वेश्चन जो ऐड है ना, इनको भी याद रखते चलिएगा भाई। तो ये बताइएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, वैसे तो ये ऐसे होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, लेकिन इसने ऐसे कर दिया, v इस साइड आ गया u और डिवाइड में चला गया कौन है? t, और इज इक्वल टू क्या बचा? a। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहां पर। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? a इज इक्वल टू यू माइनस v माइनस यू अपॉन t है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, रेडियो एक्टिविता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडियो एक्टिविता का जो मापन है वो किसके द्वारा है? ऑप्शन ए में कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर, जीएम काउंटर या हेनरी काउंटर। तो रेडियो एक्टिविता जो है वो किससे मापी जाती है? जीएम काउंटर से। ठीक है, अब ये जीएम काउंटर क्या होता है? इसका पूरा नाम गिगर मूलर काउंटर है, तथा यह एक आयनिक विकिरणों को मापने का क्या करता है? कार्य करता है। जो आयनिक, ठीक है ना, आयनाइज्ड जो रेडिएशंस है उसको मापने का काम कौन करता है? जीएम काउंटर। तो रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? बैकुरल। क्या है भाई? बैकुरल है। और किसकी ने खोज की थी इसकी? हेनरी बैकुरल ने खोज की थी। और रेडियो एक्टिविता की खिंचाई जो ऐसा यूनिट हो क्या है? बैकुरल रहेगी। क्लियर है? अगला है, 1 किलोवाट आवर्स ऊर्जा का जो जूल में रूपांतरित मान है वो कितना होता है? तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है ना, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। और यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁶ जूल रहेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद जूल यह कार्य व ऊर्जा क्या है? दोनों का मात्रक है। ये कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी। कौन भाई? जूल। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या है? मात्रक है। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है उसका 3.6 मेगा जूल की क्या होता है? बराबर होता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की गति कौन सी होती है? पदार्थ के संवेग और वेग, ठीक है ना, के अनुपात में अगर कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? त्वरण नहीं की जाती। ठीक है ना, त्वरण नहीं की जाती। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन रहेगा इसका क्या रहेगा? द्रव्यमान। ठीक है ना, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो कौन सी होती है? द्रव्यमान। ठीक है ना,
वेग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, स्पीड का चेंज एक यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। ये वेलोसिटी वेग का चेंज पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, और बल तो आपको पता है, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। अगला है, तो किसका सही ऑप्शन क्या था? रोहित, नींद आ रही है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है भाई। तो ये आपका सही ऑप्शन यहां पर रहेगा। अगला बताइएगा, किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति, ठीक है ना, कोई वस्तु यहां से चली और उसकी अंतिम स्थिति ये हुई, तो उनके बीच की इस दूरी को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है या डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने पढ़ा था। विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा भाई? ऑप्शन जो है विस्थापन रहेगा। तो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला देखिएगा, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका भार 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, त्वरण 2 गुना हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगर किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता, तो देखिएगा, तो एक बार ये पढ़िएगा, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, क्या द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। अगर उसमें वेट बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। और द्रव्यमान आदि करने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? आदि हो जाएगी। मतलब गतिज ऊर्जा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वो बढ़ा तो उतना ही दुगुना, वो बढ़ गया, कम हुआ तो उतना ही वो कम हो गया गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर वस्तु का वेग अगर बढ़ा दिया जाए 2 गुना करने पर, वस्तु की गतिज जो ऊर्जा हो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। और अगर उसको आधा कर दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना? तो मतलब 2 गुना बढ़ाने से 4 गुना और आधी करने से 1/4 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है? रॉकेट का आगे बढ़ना, यह भी न्यूटन का तीसरा नियम है। पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, और बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की तरफ झटका लगना। तो ए, सी और डी ये तीनों किस पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो बचा कौन सा? तो ये जो है आधारित नहीं है। ठीक है ना? ये किस पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, थर्म किसकी यूनिट है? आलोक बताएगा, बस और कोई नहीं बताएगा। आलोक, थर्म किसकी यूनिट है, इकाई है? आगे आ जाए, किसका है बता। महेश, किसने बताया तेरे को? पता ही था, यहीं खड़ा रहे तो। ठीक है, थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की है भाई। किसकी है? ऊष्मा की। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका किया जाता है? पानी के बहाव का किया जाता है क्या? तो पवन वेग है जो किस में मापा जाता है? एनीमोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, प्रतीक तू भी आगे आ जा। अभी और कोई नहीं बताएगा, प्रतीक बताएगा। आगे आ जा, आगे आ जा, इधर आ जा। हाँ इधर आ जा। इसमें बता, निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में कौन सही सम्मिलित नहीं है? बता बता। है? कौन सा सही नहीं है? कार्य का मात्रक जूल होता है क्या? कार्य का मात्रक जूल होता है? हैं? कार्य का मात्रक जूल होता है ना? हाँ सर। उसके बाद द्रव्यमान का किलोग्राम होता है।
मास का किलोग्राम होता है क्या? नहीं होता। फोर्स का न्यूटन होता है? होता है। प्रेशर का डाइन होता है? ठीक है, फिर तो हो गया तेरा पेपर अब की बार तो। हाँ लो, कौन सा ठीक है? तो भाई देखिएगा, इसमें बैठ जाओ। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये सही से मैच नहीं है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। इसलिए डी सही से मैच नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, या स्थितिज और गतिज दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हवाओं में केवल और केवल कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा रहेगा। भाई गतिज ऊर्जा तो चलने वाली चीजें हैं, उनमें कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और खींचे हुए स्प्रिंग के अंदर कौन सी होगी? खींचे हुए स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, इंपल्स। पक्की बात है? हैं? प्रतिक्रिया होगा। मेरे को जड़त्व लग रहा है भाई, इसका जड़त्व होगा, क्योंकि अगर पत्थर को ठोकर मारना है तो वो डिपेंड करता है कि पत्थर चलने लग रहा है या रुका हुआ है। एक बात बताओ, चलते हुए पत्थर को ठोकर मारोगे तो ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? और रुके हुए पत्थर को ठोकर मारोगे तो मतलब उसका जड़त्व कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं समझ में आई? फुटबॉल को ठोकर मारोगे तो लगेगी कि नहीं लगेगी? चलती हुई फुटबॉल को भाई जड़त्व के ऊपर डिपेंड करता है, प्रतिक्रिया नहीं होता। प्रतिक्रिया का मतलब होता है तुमने ठोकर को मारा, तुमने पत्थर को मारा, पत्थर ने तुम्हारे को मारा, क्या तुम्हारे को पत्थर ने वापिस फेंक के मारा है? तो प्रतिक्रिया नहीं है इसका। इसका क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। भाई पत्थर को ठोकर मारना किसका उदाहरण है? जड़त्व का है। अगला है चूहे को, दूध को, भाई दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अकेंद्रीय बल इसका सही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन है बी है। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है, जो बल है, फोर्स जो है वो किसका मात्रक होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन एक सही करेक्ट रहेगा, मास इंटू, ये याद रखिएगा ये इक्वेशन, F इज इक्वल टू एम ए होता है। F इज इक्वल टू एम ए होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या बीच में होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब क्या होता है भाई? आलंब जो है बीच में रहता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब, आयस और भार के क्या रहता है? बीच। प्रथम श्रेणी में क्या बीच में रहता है? द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का है, और चिमटा तृतीय है। आयास अगर बीच में होगा तो क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का। कैंची किस प्रकार का है? कैंची जो उदाहरण है वो किस प्रकार का है? प्रथम। और नींबू का रस निकालने की मशीन है, ठीक है ना। और चिमटा तृतीय श्रेणी का मशीन है। भाई आप लोगों को पढ़ा रखा है तो याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी में उत्तोलक में क्या बीच में होता है? आलम बीच में होता है। अगला, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? द्वितीय। तृतीय भी बोला था क्या किसी ने? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम तथा आयस के बीच में क्या होता है भाई? बार होता है, और नींबू बीच में ही रखा जाता है। तो बार बीच में रखा जाएगा तो कौन से प्रकार की मशीन हो जाएगी? द्वितीय प्रकार की। अगला है, शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाट है। सबसे छोटी इकाई शक्ति की क्या है? वाट है। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? कितने के भाई? 10 की पावर 9, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। 1 नैनोमीटर में 10 रेज़ की पावर -9 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? बांध बनाकर पानी जमा करना, घड़ी में संचित ऊर्जा, तन्यु स्प्रिंग, या उपयुक्त सभी? तो सभी होंगे भाई। स्थितिज ऊर्जा, बांध अगर बनाकर पानी रखा गया है तो वो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है।
घड़ी में जो ऊर्जा बढ़ते हैं वो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, और तनी हुई स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलती हुई चीजों के अंदर गतिज ऊर्जा, रुकी हुई चीजों के अंदर है स्थितिज ऊर्जा। जो काम करने के एक्शन में है लेकिन अभी वो किसी चीज की वजह से रोकी गई है तो वो स्थितिज ऊर्जा है। एक हॉर्स पावर बहुत बार कर चुके हैं, 740 वाट, ऑप्शन सी इसका रहेगा। एक हॉर्स पावर कितना होता है, इसका बताइएगा। जब हम भूमध्य रेखा की ध्रुव से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होगा भाई, बढ़ जाता है। ध्रुव की तरफ जाने पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, किससे है, विद्युतीय सॉरी चुंबकीय क्षेत्र से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। टेस्ला जो है विद्युत चुंबक का एसआई मात्रक है या मात्रक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पास्कल के नियम पर। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, पास्कल। ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक, प्रेशर, गियर वगैरह सब किस पर काम करते हैं, पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, कौन सा, उत्तल होता है, कौन सा होता है, पक्का। तो कौन से पे टिक किया जाए, ए पे। तो बस में ड्राइवर पर लगा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है भाई। अगला क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है, ऑप्शन ए प्रकाश के बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन या बाहरी परावर्तन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या है, हीरे की चमक का कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका भाई, प्रिज्म का। प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश को कितने रंगों में डिवाइड कर देता है, 7 रंगों में डिवाइड करता है। सबसे ज्यादा विचलन किस कलर का होता है, बैंगनी का, और सबसे कम किसका होता है, लाल का। अगला क्वेश्चन, जल का तालाब पर गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रिज्म है या सीधी छाप है, अपवर्तन। तो तालाब का जो गहरा दिखाई देना वो किसकी वजह से है, अपवर्तन। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा भाई इसका करेक्ट, ठीक है ना, अपवर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अपवर्तन की वजह से तालाब क्या दिखाई देता है, गहरा, छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन। सीके का ऊपर ऊपर उड़ा जाए, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसने मापा था, रोमर ने मापा था, ठीक है। उसके बाद है, फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है, किस पर, केसिका क्रिया। फाउंटेन पेन कैपिलरी एक्शन पर यानी कि केसिका क्रिया पर काम करता है। दीवे के अंदर तेल का चलना अभी किस पर है, केसिका पर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश किसके माध्यम से पहुंचता है, विकिरणों के माध्यम से। प्रकाश जो है विकिरण के माध्यम से, या हीट का जो ट्रांसफर होना है वो किसके माध्यम से होता है, विकिरण के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करता है, किससे करता है, पैराबैंगनी किरणों से। और ओजोन परत का सूत्र क्या था, O3। ओजोन परत का सूत्र क्या था, O3 था। और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली तत्व कौन सा था, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन था। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए सूक्ष्म दृष्टि कितनी है, कितनी है, 25। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका, 25, ठीक है ना। उसके बाद बस इतने ही थे भाई, ठीक है ना, ये करते रहना, ठीक है। तो भाई ये आपके 40 क्वेश्चन थे, रिवीजन था ये आपका एक, जो अभी एग्जाम होने वाला है। तो क्लास को करते रहिएगा, ठीक है, और एग्जाम को भी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।